नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोग जितने भी केसेस थे पीएच निकालने वाले वो सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए थे। जितने भी तरह के सॉल्यूशन के पीएच हम लोग को निकालने थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, हम लोगों ने 8 डिफरेंट केसेस देखे हैं और उनमें भी कुछ केस ऐसे थे जिनमें कई सब पार्ट्स थे जिनका हमें पीएच कैलकुलेट करना था। तो आप लोग अब देख रहे होंगे कि हमारे सामने बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं जिनमें हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन है वो उन 8 में से किस केस को बिलोंग करता है। एक बार ये काम आप कर लेंगे तब फिर आपका आधा काम हो गया। आधा काम तो हमारा यही होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर यही आप गलत आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप कितने भी फॉर्मूले याद रखिए, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि सॉल्यूशन में जो कंपाउंड दिया गया है वो किस कैटेगरी का कंपाउंड है। वो एसिड है तो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। वीक एसिड में मोनोबेसिक एसिड है या पॉलीप्रोटिक एसिड है। बेस है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, फिर या सॉल्ट है या एसिड्स का मिक्सचर है या बेसिस का मिक्सचर है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट में सॉल्ट भी है तो कैसा सॉल्ट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट भी है तो उसमें किस तरह का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है या फिर वो किसी पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का सॉल्ट है या फिर वो एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है या फिर वो एक बफर सॉल्यूशन है। ये आइडेंटिफाई करना हमारा सबसे बड़ा काम होता है। पहली बात, एक बार ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस कैटेगरी का कंपाउंड है, तब फिर हम इसके आगे वाले पार्ट पे आएंगे कि फॉर्मूला क्या लगाना है, किस कैटेगरी का है। अगर उस कैटेगरी के कंपाउंड के लिए आपको फॉर्मूला याद है पीएच कैलकुलेट करने का तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला ही ना याद रहे तो वो बात अलग है। तो एक तो आइडेंटिफाई करना कि किस कैटेगरी का कंपाउंड है और फिर हर एक कैटेगरी के लिए आपको पीएच कैसे निकालते हैं ये याद रहना। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं तो फिर आप यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। बट अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तब फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो यही काम करना है अच्छे से। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखिए, दूसरा हर एक तरह के केसेस के पीएच निकालने का जो तरीका है उसको ध्यान से याद करिए, उसको देखिए कि कैसे निकाला जाता है पीएच। ठीक है, चलिए तो एक पोर्शन इस चैप्टर में पीएच कैलकुलेट करने वाला था जो कि हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसी चैप्टर में एक पोर्शन आता है कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। वाटर में कुछ कंपाउंड्स डिज़ोल्व नहीं होते हैं या कह लीजिए कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हमें कुछ बातें करनी होती हैं। होता क्या है कि हम लोग कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी? तो हम लोग बोलते हैं एक होता है सॉल्युबल कंपाउंड, एक बोला जाता है पार्शियली सॉल्युबल और तीसरा बोला जाता है इनसॉल्युबल या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पारिंगली सॉल्युबल। इनसॉल्युबल बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, डिसॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होता है। सॉल्युबल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, हम लोग बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका कंसंट्रेशन हम लोग वाटर में 0.1 मोलर से ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग अगर ज़्यादा डिसॉल्व करना चाहें तो ज़्यादा डिसॉल्व होंगे, उनका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल कंपाउंड्स। बट वही दूसरा एक कैटेगरी है पार्शियली सॉल्युबल कंपाउंड्स। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर से 10⁻³ मोलर के बीच में होता है। जनरली उनका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है।
इतना ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉल्यूशन में कि उनका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से ज़्यादा हो जाए। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं पार्शली सॉल्युबल कंपाउंड्स। फिर आती है एक थर्ड कैटेगरी इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में 10⁻³ मोलर से ज़्यादा नहीं हो पाता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर से ज़्यादा नहीं हो पाता है एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स या फिर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। तो अभी हमें इस पोर्शन में इसी तरह के कंपाउंड्स के बारे में बातें करनी है। स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक चीज़ होती है, क्या होती है देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है AgCl। AgCl अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान दें तो सुना होगा वाइट प्रेसिपिटेट होता है AgCl का। तो प्रेसिपिटेट किनका बनता है? जो डिसॉल्व नहीं होते, जो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स का प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो सॉल्यूशन से बाहर तो निकल गए हैं बट ऑलमोस्ट बाहर निकल गए, जितना था वो ऑलमोस्ट निकल गया, कुछ पोर्शन उसका बचा रह जाता है सॉल्यूशन में, कुछ वो डिसॉल्व रहते हैं सॉल्यूशन में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहते हैं बट डिसॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स की बात करनी है, ठीक है। होगा क्या, अगर आप AgCl को लेंगे सॉलिड फेज में, एक कंटेनर लेंगे आप, एक कंटेनर आपने लिया, इसमें वाटर आपने रखा, सपोज करिए वहाँ यहाँ जो वाटर आपने रखा 1 लीटर है, ठीक है। यहाँ वाटर जो आपने रखा वो 1 लीटर है, और अब इसमें आपने सॉलिड फेज में AgCl डाल दिया। सॉलिड फेज में आपने क्या किया? AgCl डाल दिया। अगर यही आप NaCl डाले होते, NaCl, तो NaCl यहाँ डिसॉल्व हो गया होता। नमक, NaCl क्या होता है? नमक होता है ना। अगर उसको डाले होते तो डिसॉल्व हो गया होता, एक सॉल्यूशन बन गया होता है ना। बट अगर आप AgCl डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि डिसॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे इसी तरह रहेगा। इसका एक बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में जाएगा, बहुत ही स्मॉल सा अमाउंट डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में जाएगा। और सपोज करिए अगर आपने यहाँ 1 लीटर वाटर लिया है तो इसमें कुछ S मोल डिसॉल्व हो गए AgCl के। ये जो आपने रखा, ये क्या रखा है? तो AgCl, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर में AgCl का कितना मोल डिसॉल्व हो गया? तो S मोल डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम 1 ही लीटर है, क्योंकि इसका जो मोल डिसॉल्व हुआ है बहुत स्मॉल होता है। मतलब हम लोग वॉल्यूम में चेंज मानेंगे कि लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक है। लगभग वॉल्यूम 1 ही लीटर है। तो अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर अब AgCl का निकाला जाए, AgCl का कंसंट्रेशन मोलारिटी अगर ये निकालें हम लोग, तो इसके S मोल है, S मोल यहाँ जो डिसॉल्व हुए हैं अपॉन वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो यही इसकी मोलारिटी हो जाएगी, ठीक है। यही क्या हो जाएगी? इसकी मोलारिटी। कहाँ पे? इस सॉल्यूशन में। आप इसको लेके थोड़ी मोलारिटी निकालेंगे, मोलारिटी कहाँ से निकलेगा? जो कि सॉल्यूशन का पार्ट है, जो सॉल्यूट के फॉर्म में है। सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है? जो डिसॉल्व हुआ है। जो अनडिसॉल्व्ड है वो तो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, वो तो बाहर है, सॉल्यूशन के बाहर है ना। सॉल्यूशन में जो चीज़ है वो सॉल्यूट है ना। तो सॉल्यूट का S मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो S इसकी मोलारिटी हो जाएगी।
इसी एस को हम लोग क्या बोल देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी। इसी एस को क्या नाम दे दिया जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, एक तरह से 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व होंगे उस सब्सटेंस के, वही कहलाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व होंगे इस सब्सटेंस के, वही क्या कहलाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी। वही एक तरह से इसकी मोलैरिटी के भी बराबर है। बोलिए ये बात क्लियर हो रही है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो जो इसकी मोलैरिटी है, जितना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हुआ वही इसकी मोलैरिटी, और उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी। 1 लीटर में डिसॉल्व होने वाले नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। तो आपने रखा था AgCl सॉलिड बहुत सारा, उसका कुछ पार्ट किस फॉर्म में चला गया, तो एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन वाले फॉर्म में चला गया। बाकी पूरा सॉलिड वैसे बचा हुआ ही है, कुछ पोर्शन जाके इसमें डिसॉल्व हो गया, एक्वस फेज में वो चला गया। ठीक है, कितना, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, S, मतलब इसका कुछ S डिसॉल्व हुआ तो ये इसका कंसंट्रेशन S हो गया। अब होगा क्या, AgCl जो डिसॉल्व हुआ है, एक्वस फॉर्म में गया है, वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट कर जाएगा Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में, क्योंकि एक सॉल्ट है और सॉल्ट्स ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। तो अगर इसका कंसंट्रेशन S था और ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट कर गया, इसका कंसंट्रेशन S था, 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट कर गया, तो इसका कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा। और अब अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो AgCl एक्वस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, AgCl सॉलिड। इससे हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन Ag प्लस का कितना है, तो S, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, तो S। इसका S डिसॉल्व हुआ है, ये S इसका कंसंट्रेशन नहीं है, ये तो सॉलिड है ना, इसका तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं होगा, 1 होगा, है ना। तो अब अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखा जाए तो उसका एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, इसका तो आएगा नहीं, ये तो सॉलिड है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं KSP से, और इसको बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, दोनों चीजें बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर KSP का S से रिलेशन निकाला जाए तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन S के बराबर है और Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन S के बराबर है, तो KSP इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो S स्क्वायर। KSP इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, तो S को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। इसको बोला जा रहा है सॉल्युबिलिटी, और ये किस यूनिट में होगा, तो मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, और KSP को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये टर्म कौन सा क्या है, ये समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है या सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इन सारी चीजों को वहां पे पहले तो। नोट कर लिया, चलिए। तो अगर हमें यहाँ पे KSP पता चल जाए तो हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, या उल्टा बोला जाए सॉल्युबिलिटी पता चल जाए तो KSP आ जाएगा। जैसे बोल दिया गया AgCl का KSP है 10⁻⁻10, तो बताइए इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा। तो KSP इक्वल टू AgCl के लिए S स्क्वायर होगा, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10⁻⁻5
मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में 10⁻⁻⁵ मोल डिजॉल्व होंगे AgCl के। बहुत कम अमाउंट डिजॉल्व होता है तो 10⁻⁻⁵ मोल डिजॉल्व होगा 1 लीटर में AgCl का। तो जैसे इसी की बात कर लेते हैं, इसी का KSP है 10⁻⁻10 सपोज करिए, ठीक है। तो आप यहाँ कितना भी AgCl रख दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर 1 लीटर वाटर है तो इसमें जो AgCl का मोल डिजॉल्व होगा वो 10⁻⁻⁵ मोल ही होगा, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। चाहे आप यहाँ 1 मोल रख दीजिए, चाहे 10 मोल रख दीजिए, चाहे 1000 मोल रख दीजिए, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसमें इतने मोल ही डिजॉल्व होंगे, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है। बाकी का पूरा सॉलिड फेज में सॉल्यूशन के बाहर रहेगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है और उनमें आपस में रिलेशन क्या है। बट वो किसके लिए देखा? तो AgCl के लिए देखा। अब जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग रिलेशन हो सकता है KSP का और S का। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए क्या रिलेशन होता है KSP और S का, ये हमें देखना है, ठीक है। जैसे पहला अगर देखा जाए AB टाइप कंपाउंड, AB टाइप कंपाउंड अगर है तो ये AB सॉलिड अगर आप लेंगे तो ये डिजॉल्व होके क्या बनाएगा, तो सॉल्यूशन में जाएगा, ये A+ एक्वस और B- एक्वस बनाएगा। इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP कह रहे थे हम लोग। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मान ली जाए तो इसका कंसंट्रेशन S हो जाएगा और इसका भी कंसंट्रेशन S हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर KSP लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप, तो कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। तो ये क्या हो जाएगा, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S इंटू S। इसका कंसंट्रेशन S है, इसका भी S है, तो KSP इक्वल टू S², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। KSP इक्वल टू S²। वही अगर ये तो अभी हमने डिराइव किया था AgCl क्या है, इसका टाइप AB टाइप है। AB टाइप का मतलब समझ रहे हो ना, एक एनायन एक कैटायन, जैसे AgCl, AgBr, AgI ये सब हुए, ठीक है। दूसरा है AB2 टाइप या A2B टाइप कंपाउंड, मतलब एक कैटायन दो एनायन, एक कैटायन दो एनायन या फिर दो कैटायन एक एनायन, इस टाइप का अगर कंपाउंड हो। जैसे हम लोग AB2 का एग्जांपल ले लेते हैं। AB2 सॉलिड है, इसको आप डिजॉल्व करेंगे तो इससे हमें A+2 आयन मिलेगा और 2 आयन मिलेंगे B- के, ठीक है। चार्ज भी तो बैलेंस करना है, ये न्यूट्रल है तो उधर भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो A पे +2 दे दिया और 2 माइनस यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप S मानेंगे तो इसका कंसंट्रेशन S हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन 2S हो जाएगा। नहीं, इसके 1 से इसका 2 मिल रहा है तो इसका कंसंट्रेशन अगर S डिजॉल्व हो रहा है तो इसका 2S हो जाएगा। तो यहाँ पे KSP का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, तो KSP इक्वल टू लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं कोफिशिएंट 2 है उसका। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो KSP इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, तो A+2 का कंसंट्रेशन तो S है इंटू B- का कंसंट्रेशन कितना है 2S, तो 2S का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू S² इंटू S, मतलब KSP इक्वल टू 4S³। इसके लिए KSP की वैल्यू 4S³ के बराबर होगी। समझ आ रही है बात?
AB2 टाइप कंपाउंड हो या A2B टाइप कंपाउंड हो तो उसके लिए KSP इक्वल टू 4s³ होगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इन चीज़ों को वहाँ पे। नोट कर लिए। चलिए, तो ये दो तरह के कंपाउंड हो गए, AB टाइप और दूसरा AB2 या A2B टाइप। थर्ड पे आते हैं, AB3 टाइप हो या A3B टाइप हो, इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड हो, AB3 या A3B टाइप, एक कैटायन 3 एनायन, तो इसी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, AB3 का ले लेते हैं। AB3 सॉलिड, एक्वस नहीं सॉलिड, AB3 सॉलिड, ये डिजॉल्व होगा, तो डिजॉल्व होके हमें इससे क्या क्या आयन मिलेगा, तो A+3 आयन मिलेगा इस बार, और 3B- आयन मिलेंगे, A+3 और 3B-। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर आप S मानेंगे तो इसका कंसंट्रेशन S होगा और इसका कंसंट्रेशन 3S होगा। A+3 का कंसंट्रेशन S होगा और B- का कंसंट्रेशन 3S हो जाएगा, ठीक है। तो अगर KSP लिखा जाए तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ A+3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- का क्यूब, ऐसा आएगा। तो अगर यहाँ वैल्यूज रख दी जाए तो KSP इक्वल टू A+3 का कंसंट्रेशन तो S है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो 3S और इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27 और S का क्यूब इंटू S मतलब S⁴। तो यहाँ पे KSP का S से रिलेशन हो गया, KSP इक्वल टू 27 S⁴, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करिए। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। AB4 या A4B टाइप, AB4 या A4B टाइप, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं AB4 का। तो एक बार निकालिए इसके लिए क्या आना चाहिए, KSP और S का रिलेशन। अब जैसे हम लोग कर रहे थे अभी तक वैसे ही करके देखिए क्या आना चाहिए इसके लिए, KSP और S का रिलेशन। आ गया, क्या आ रहा है, 256s⁵ ऐसा आ रहा है, 256s⁵। ये डिजॉल्व होगा तो इससे कौन कौन से आयन मिलेंगे, तो A+4 आयन मिलेगा और 4B- आयन मिलेंगे। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर आप S मान रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन S होगा और इसका कंसंट्रेशन 4S हो जाएगा। तो अगर यहाँ KSP का रिलेशन लिखा जाए तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A+4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- का पावर 4।
तो अगर S के टर्म्स में रख दिया जाए तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+4 का कंसंट्रेशन S है और इसका कंसंट्रेशन 4S है, तो 4S का पावर 4, तो 4 का पावर 4 मतलब 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 256। तो इसके लिए KSP इक्वल टू आ जाएगा 256 S टू दी पावर 4 इंटू S मतलब S टू दी पावर 5। इसके लिए KSP और S का रिलेशन है KSP इक्वल टू 256 S टू दी पावर 5। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट है A2B3 टाइप या फिर A3B2 टाइप, A3B2 या A2B3। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं A2B3 का। इसके लिए निकालिए KSP और S का रिलेशन क्या होगा। निकाल लिया। चलिए A2B3 ये जब डिसॉल्व करके डिसोसिएट करेगा तो इससे हमें मिलेगा 2 आयन। किसका 2 आयन मिलेगा, किसका A पे चार्ज कितना दिया जाए तो +3 दे देते हैं, और 3 आयन मिलेंगे B के, इस पे कितना चार्ज दिया जाए तो -2 दे देते हैं, सो दैट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। 3 इंटू 2 +6 चार्ज, 3 इंटू 2 -6 चार्ज। ठीक है, तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर आप S मान रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन इस बार 2S होगा और इसका कंसंट्रेशन इस बार 3S होगा। तो अगर KSP लिखा जाए तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ A+3 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-2 का क्यूब, ऐसा लिखा जाएगा ना। तो KSP इज इक्वल टू A+3 का कंसंट्रेशन कितना है तो 2S, तो 2S का स्क्वायर इंटू B-2 का कंसंट्रेशन कितना है तो 3S, तो इसका क्यूब। तो KSP इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इंटू इसका क्यूब, अब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 108 और S का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब मतलब S का पावर 5। इसके लिए हो जाएगा 108 S टू दी पावर 5। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए लास्ट आते हैं। लास्ट आते हैं इन जनरल मान लेते हैं AXBY टाइप। इन जनरल AXBY टाइप कंपाउंड है तो जैसे AXBY सॉलिड है तो निकालिए इसके लिए क्या आएगा KSP और S का रिलेशन। आ गया। चलिए इसको डिसॉल्व करेंगे
तो इससे हमें एक्स आयन मिलेंगे किसके, तो ए पे कितना चार्ज दे दिया जाए, तो प्लस वाई दे दिया जाए, और साथ में वाई आयन हमें मिलेगा बी का, और इस पे चार्ज कितना दिया जाए, तो माइनस एक्स दे दिया जाए। प्लस एक्स वाई चार्ज है और माइनस एक्स वाई चार्ज है, चार्ज बैलेंस है ना। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस मानी जाए तो इसका कंसंट्रेशन ए प्लस वाई का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स एस। एक मॉलिक्यूल से एक्स आयन मिल रहा है तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस है तो इसका कंसंट्रेशन एक्स एस और इसका कंसंट्रेशन वाई एस। ठीक है, तो अगर के एस पी का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो यह आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस वाई रेज टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस एक्स रेज टू द पावर वाई, ऐसा है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज रख दी जाए एस के टर्म्स में तो इसका कंसंट्रेशन है एक्स एस, तो एक्स एक्स एस टू द पावर एक्स इंटू इसका कंसंट्रेशन है वाई एस, तो वाई एस का पावर वाई। तो यहाँ से के एस पी क्या लिखा जाएगा, एक्स का पावर एक्स, ऐसा आएगा। अच्छा, एस को एक बार छोड़ते हैं, वाई का पावर वाई, ऐसा आएगा। और एक्स एस का पावर एक्स यहाँ पे है और एस का पावर वाई यहाँ पे है, तो एस का पावर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। ये होगा इसके के एस पी का रिलेशन एस से। इन जनरल अगर ए एक्स बी वाई टाइप कंपाउंड है तो उसके लिए के एस पी और एस का रिलेशन ऐसा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिया, चलिए। तो अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्वेश्चंस सिंपल से यहाँ पे बनेंगे। आपको केएसपी दे दिया जाएगा किसी कंपाउंड का और उससे एस पूछा जाएगा, या एस दे दिया जाएगा और केएसपी पूछा जाएगा। कंपाउंड कौन सा ये बता दिया जाएगा, या केएसपी दे के एस ना पूछ के किसी आयन का कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। जैसे Ag2CrO4 है, बोला गया इसका कुछ केएसपी दे दिया गया, बोला गया बताइए Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन बताना है तो आप किसकी वैल्यू बताएंगे, तो इसको जब डिसॉल्व करेंगे हम लोग तो इससे दो आयन मिलेंगे Ag प्लस के और एक आयन मिलेगा CrO4-2 का। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर S लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन 2S होगा और इसका S होगा। तो हमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन बताना, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो 2S की। तो इसके लिए KSP का रिलेशन आपको S से पता ही है। किस टाइप का कंपाउंड है ये, A2B या AB2 के लिए एक ही होगा, कितना होगा 4S3। तो यहाँ से S निकाल लीजिए, KSP आपको दिया गया, इससे S निकाल लीजिए, S निकाल के 2S की वैल्यू बता दीजिए, तो वही Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। समझ आ रही बात, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH ट्वाइस, और इसका KSP हमें दिया गया है 4 × 10⁻⁻12। FeOH ट्वाइस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसका KSP है 4 × 10⁻⁻12। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है। करिए पीएच कैलकुलेट, निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। आ गया,
FeOH ट्वाइस है, ये हमें पता नहीं कि स्पारिंगली सॉल्युबल है या नहीं है, बट KSP दिया है तो KSP किसका होता है, तो स्पारिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स का, तो स्पारिंगली सॉल्युबल होगा। तो ये सॉलिड है, ये डिसॉल्व करेगा, इससे हमें कौन कौन से आयन मिलेंगे, तो Fe+2 आयन मिलेगा और साथ में 2 OH- आयन मिलेंगे। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसका कंसंट्रेशन S और इसका कंसंट्रेशन 2S। इसके लिए KSP का रिलेशन S से क्या होगा, तो KSP = 4S³, नहीं ऐसा होगा ना, AB2 टाइप कंपाउंड है ना, KSP = 4S³ है, यहाँ से भी देख लीजिए S × 2S का स्क्वायर, ठीक है। KSP की वैल्यू इसके लिए दी गई है 4 × 10⁻⁻12, तो इक्वल टू आप लिखेंगे 4S³, ये 4 और 4 कैंसिल, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10⁻⁻4, ये S आ गया। इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी होती तो डायरेक्टली बता देते 10⁻⁻4, बट हमें सॉल्युबिलिटी तो बतानी नहीं है, हमें क्या बताना है, इस सॉल्यूशन का pH। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे OH- है, जिसका कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो 2S, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 2S है, और S हमने निकाला 10⁻⁻4, तो OH- हो गया 2 × 10⁻⁻4, तो POH आ जाएगा यहाँ से 4 - log2, log2 की वैल्यू 0.3 अगर मान ली जाए तो ये हो गया 3.7, तो pH निकालना है तो 14 में से माइनस कर दिया जाए, 14 - 3.7 मतलब ये हो जाएगा 10.3। समझ रहे बात, pH की वैल्यू हो जाएगी 10.3। चलिए नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। तो ये जो हमने रिलेशन देखा KSP का S से, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के लिए अलग अलग रिलेशन आया, बट ये रिलेशन तब एप्लीकेबल है जब आप उस कंपाउंड को प्योर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। वो कंपाउंड आप लें और उसको प्योर वाटर में आप डिसॉल्व कर दे रहे हो, तब वो रिलेशन यूज कर पाएंगे हम लोग KSP का S के साथ, डिपेंडिंग कि कंपाउंड किस तरह का है। आप हो सकता है KSP = S² यूज कर रहे हो, या हो सकता है KSP = 4S³ यूज कर रहे हो। किस तरह का कंपाउंड है वो इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग अब इस कंपाउंड को, इस तरह के कंपाउंड को प्योर वाटर में ना डिसॉल्व करके किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। और हम लोग इस चीज को नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जैसे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, जिसका कि KSP हमें दिया गया है 10⁻⁻10 इन 0.1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन। जीरो 0.1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहली बात तो NaCl ये एक सॉल्युबल कंपाउंड है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट भी हो जाता है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। इसका कंसंट्रेशन है 0.1, तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो ये भी 0.1 हो जाएगा और ये भी 0.1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे आप AgCl को डिसॉल्व करिए इसी सॉल्यूशन में, तो AgCl डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा, तो Ag+ एक्वस और साथ में बनेगा Cl- एक्वस। क्या इस रिएक्शन पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बोलिए। कोई कॉमन आयन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है, कौन दिख रहा है,
Cl माइनस आयन कॉमन आयन है, वो क्या करेगा, इस रिएक्शन किधर ले जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का मतलब क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। किसके कंपैरिजन में, प्योर वाटर के कंपैरिजन में। प्योर वाटर में ये चीज़ें तो होती नहीं, प्योर वाटर में सिर्फ ये रहता, डिजॉल्व होता, बट वहाँ NaCl भी है तो इस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। तो प्योर वाटर में जितनी सॉल्युबिलिटी होती है उससे कम सॉल्युबिलिटी इस सॉल्यूशन में होगी। मतलब अब आप यहाँ पे इसके लिए KSP इक्वल टू S² नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया है। समझ रहे हैं बात। हाँ, अगर NaCl नहीं होता तब KSP इक्वल टू आप S² लगा देते। KSP इसका है 10⁻⁻10, तो S की वैल्यू आ जाती 10⁻⁻5। इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती 10⁻⁻5। बोलो ये बात समझ में आ रही है। इसकी सॉल्युबिलिटी होती 10⁻⁻5 प्योर वाटर में, जब NaCl नहीं रहता तब। लेकिन NaCl के होने की वजह से क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, ये रिएक्शन किधर चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अब ये कम डिसॉल्व होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो भी होगी वो 10⁻⁻5 से कम होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 होती, कब होती, जब NaCl नहीं होता तब। प्योर वाटर में होती 10⁻⁻5, जो कि यहां से आता KSP इक्वल टू S² से। बट इसके होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, इसलिए अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो भी होगी वो 10⁻⁻5 से कम होगी। बोलिए ये बात समझ में आ रही है। ये प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है कि सॉल्युबिलिटी किससे कम। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जितनी घटनी थी घट गई, घटने के बाद मानते हैं कि घट के x हो गई है, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा x, और इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी 0.1 है, तो 0.1 प्लस x। और ये x अगर हमने इसकी सॉल्युबिलिटी मानी है, तो अब इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी होगा वो 10⁻⁻5 से कम होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना। अगर NaCl नहीं होता तब इसी x की वैल्यू 10⁻⁻5 होती, लेकिन NaCl के होने की वजह से इसकी वैल्यू घटी है, तो अब जो भी वैल्यू होगी 10⁻⁻5 से कम होगी। और अगर हम ये चीज प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। KSP का एक्सप्रेशन तो वही होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यही लिखा जाएगा। KSP की वैल्यू हमें दी गई है 10⁻⁻10। Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो x है, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.1 प्लस x है। तो अब यहां पे ऐसा नहीं करेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना देंगे। हमें x के बारे में पता है कि इसकी वैल्यू जो भी है 10⁻⁻5 से कम है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 से भी कम है, तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और नेग्लेक्ट कर दिए तो यहाँ बचा 0.1 इंटू एक्स, 0.1 इधर डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻9। देखिए x लेस देन 10⁻⁻5 है, आना भी चाहिए था। तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी घट के कितनी हो गई है, तो 10⁻⁻9, जो कि अगर ये नहीं होता तो कितनी होती, तो 10⁻⁻5 होती। बट इसके होने की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगा, इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई, घट के कितनी रह गई, 10⁻⁻9। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। और ये चीज प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है ना। हो गया, नोट कर लिए। अच्छा अब एक चीज ये बताइए, Cl माइनस आयन जितना ज्यादा होगा ये रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नहीं, जो कॉमन आयन हम लोग ले रहे हैं उसको जितना ज्यादा लेंगे ये रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और उतनी ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट जितना ज्यादा लगेगा ये रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड में, और बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी का घटना।
तो अगर हम लोग यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, बढ़ा कैसे दें, हम लोग 0.1 मोलर NaCl लिए हैं, इसके जगह ले लें 0.2 मोलर NaCl। 0.1 मोलर NaCl की जगह 0.2 मोलर NaCl ले लें, तो अब यहाँ से Cl माइनस कितना मिलेगा, इससे कितना मोलर से Cl माइनस मिलेगा, तो 0.2 मोलर मिलेगा। तो ज़्यादा अब ले लिए Cl माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो गई होगी। तो ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे AgCl की सॉल्युबिलिटी S1 है और यहाँ पे AgCl की सॉल्युबिलिटी S2 है। AgCl की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, AgCl की ही सॉल्युबिलिटी इस सॉल्यूशन में S1 है और AgCl की ही सॉल्युबिलिटी इस सॉल्यूशन में S2 है। तो कंपेयर करना है S1 और S2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो कंपेयर कर सकते हैं नहीं। कॉमन आयन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। कॉमन आयन Cl माइनस ही है दोनों जगह, यहाँ पे Cl माइनस ज़्यादा है, यहाँ पे Cl माइनस कम है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2। समझ आ रही है बातें, बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा, अगर यहाँ पे 0.1 मोलर NaCl ना लिख के 0.1 मोलर AgNO3 लिख दिया गया होता तो क्या करते। AgNO3 भी एक सॉल्युबल कंपाउंड होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस लिखा गया इसका मतलब ये डिसॉल्व हुआ है नहीं, अगर डिसॉल्व नहीं होता तो सॉलिड फेज में रहता। ठीक है, खैर ये डिसॉल्व हुआ और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और ये डिसोसिएट करके Ag प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस देगा। हम लोग इसी की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं बट अब इस सॉल्यूशन में। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन हमने कितना लिया है, तो 0.1 लिया है और ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन 0.1, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1। क्या इस बार कोई कॉमन आयन है, बोलिए कोई कॉमन आयन है या नहीं है, तो है कॉमन आयन। कौन है कॉमन आयन, Ag प्लस आयन इस बार कॉमन आयन है। Ag प्लस आयन कॉमन आयन है तो इससे भी इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो इस बार भी यही चीज बोलेंगे कि अब सॉल्युबिलिटी जो भी होगी 10⁻⁵ से कम होगी। हाँ, इस बार इक्वेशन क्या बनता, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग x मान ले रहे हैं तो Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑलरेडी 0.1 है और x यहां से और बनेगा तो 0.1 प्लस x, इस बार Cl माइनस x होता है ना, तो Ksp का एक्सप्रेशन तो यही लिखते हैं, Ksp उतना ही है। Ag प्लस कितना है, तो Ag प्लस इस बार हो गया 0.1 प्लस x और Cl माइनस इस बार हो गया x, मतलब यही इक्वेशन बनता नहीं, इक्वेशन यही सेम बनता है ना, और ये x नेग्लिजिबल हो जाता है तो फिर से x की वैल्यू वही आ जाती नहीं, फिर से x की वैल्यू सेम आ जाती 10⁻⁹ चलिए इसको भी नोट करिए वहां पे जल्दी से, इस चीज को छोड़ दीजिएगा ना, इसको लास्ट में लिखेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए, बस इतना ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है इसको लिखिए वहां पे, नोट करिए। नोट कर लिया, नोट कर लिए। तो अब यहां पे अगर एक चीज और ऐड हो जाता, 0.1 मोलर AgNO3, इसमें सॉल्युबिलिटी S3 है और प्योर वाटर इसमें सॉल्युबिलिटी S4 है, तो अब हमें S1, S2, S3, S4 में रिलेशन बताना, कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कौन है कॉमन आयन, तो Cl माइनस आयन है। यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कौन है कॉमन आयन, तो Cl माइनस है, बट यहाँ का Cl माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, S2 कम होगा S1 से। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, कौन है कॉमन आयन, तो Ag प्लस आयन कॉमन आयन है, लेकिन Ag प्लस उतना ही है जितना यहाँ से Cl माइनस मिला था, तो दोनों जगह सॉल्युबिलिटी सेम हो जाएगी। कहाँ कहाँ सॉल्युबिलिटी सेम होगी, तो 0.1 मोलर AgNO3 में और 0.1 मोलर NaCl में। आपके सामने कैलकुलेशन भी है, अभी कैलकुलेट करके हमने निकाला भी सेम वही सॉल्युबिलिटी। तो S1 और S3 क्या हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। और प्योर वाटर में तो कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगना ही नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा।
बाकी सब जगह क्या लग जा रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा S4, ठीक है। इसमें एक चीज़ और अगर ऐड कर दिया जाए, 0.1 मोलर KNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्युबिलिटी है S5, तो क्या यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? कोई है कॉमन आयन? तो ना तो K प्लस कॉमन आयन है, ना ही NO3 माइनस कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये प्योर वाटर में जैसा डिजोल्व होता वैसा ही इसमें भी डिजोल्व होगा, कोई कॉमन आयन इफेक्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो जैसा प्योर वाटर में है वैसा ही इसके लिए ये भी है, तो इसमें भी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर के बराबर, मतलब S5 इज इक्वल टू S4। समझ आ रही बातें? तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बताइए कहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, कहाँ सॉल्युबिलिटी कम, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो दिए ही जाते हैं कि इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करिए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है, प्रोसीजर ध्यान रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू किससे कम होगी, और उसके बाद यहाँ देखा जा रहा है कि नेग्लिजिबल है या नहीं, अगर है तो नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ आ रही बातें? चलिए इसको नोट कर लीजिए, वहाँ पे S5 वाले को सबसे नीचे नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नोट कर दिया। प्योर वाटर के बाद S5 कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर ये ऑर्डर लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं अभी इसमें, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।